हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा और आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए सेशन के साथ उपलब्ध हो गई हूं दीपा एकेडमी पे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास करते हैं, जिसमें हम कोर्स 1 से अभी स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कोर्स 1 से कोर्स 6 तक बिल्कुल फ्री में क्लास मिलने वाला है। और ये डेली क्लास होती है 8 PM पे। तो 8 PM पे आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे जुड़कर आप लोग कोर्स 1 से कोर्स 6 तक बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकते हैं। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसके लिए PDF के लिए आपको सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना होगा, ओनली 49 रुपीज़। तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो ये आज का हमारा 7वां क्लास है। इससे पहले आप लोग जो क्लास को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग पुराने सारे वीडियो देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और अगर आप आज पहली बार क्लास देख रहे हो तो पिछला 6 क्लास है, उसे आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यूनिट 1 आप लोगों का भी क्लियर हो जाए। हम नेक्स्ट डे से यूनिट 2 का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ में ही अगर आप लोगों को सिलेबस पता नहीं हो तो सिलेबस भी आप लोगों को अच्छे से समझाया गया है। और सिलेबस का अगर PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। वहाँ पर फाइल में देखिएगा, आप लोगों को पूरा डिटेल सिलेबस वहाँ पर मिलेगा। आप लोग सिलेबस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक सिलेबस आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस आपके पास रहेगा तो आप छोटे छोटे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, खुद से भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास से यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास, जिसमें हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट का कर रहे हैं। और आज हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम क्या करेंगे, यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इससे पहले हम लोग संज्ञानात्मक विकास पढ़ चुके हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। और आज हम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, परिचय में क्या लिखा हुआ है। और आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग ऐसे ही परिचय लिखिएगा। तो परिचय में क्या लिखा हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्शन में मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास, यानी व्यक्तित्व विकास को समझाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। क्या बोल रहे हैं परिचय में, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास को समझाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। जिसमें पहला नाम किसका है, सिगमंड फ्रायड का। जिसमें पहला नाम किसका आ रहा है यहाँ पे, सिगमंड फ्रायड ने, जहाँ मनोयौगिक चरणों पर जोर दिया है। उन्होंने किस पर जोर दिया है, साइकोसेक्सुअल चरणों पर जोर दिया है। वही अमेरिकी जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व के विकास को जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखा और उसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। सिगमंड फ्रायड ने जहां मनोयौगिक चरणों पर जोर दिया, वहीं अमेरिकी जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व के विकास को जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखा और उसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है, व्यक्तित्व के विकास जो कि जीवन भर चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया में चलता रहता है, और उसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका क्या मानना है कि तो इंसान जो होता है, जो जीरो से लेके क्या बोलते हैं उसे, जन्म से लेके कब्र तक क्या होता है, उनका व्यक्तित्व विकास होता रहता है। यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति का विकास केवल बाल्य अवस्था तक सीमित नहीं रहता। इनका क्या मानना था कि व्यक्ति का विकास सिर्फ बाल्य अवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शेषवावस्था से वृद्धावस्था तक चलता है। जैसा कि हम अभी बोले हैं कि जन्म से लेकर कब्र तक चलता रहता है।
यहाँ पे सिर्फ केवल बाल अवस्था तक नहीं बल्कि शेषवावस्था से वृद्धावस्था तक चलता रहता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को 8 चरणों में बांटा है। उन्होंने कितने चरणों में बांटा है? तो 8 चरणों में बांटा है। जैसे कि हम लोग संज्ञानात्मक विकास पढ़े, जीन पे आ जाओगे तो उन्होंने कितने स्टेप में बांटा था? तो 4 स्टेप में। देन उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत, तो उन्होंने क्या किया था? 3 लेवल और 6 स्टेज में बांटा था। और इन्होंने क्या, एरिक एरिक्सन ने क्या किया है? 8 चरणों में बांटा है। इन्होंने क्या किया है? 8 चरणों में बांटा है, जिसमें प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संकट का सामना करना पड़ता है। जिसमें क्या होता है? प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संकट का क्या करना होता है? सामना करना पड़ता है। इस संकट का समाधान व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस संकट को जब हम समाधान करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने दूसरा टॉपिक में हम क्या लिखेंगे? दूसरा में परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे। तो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार क्या है? मनोसामाजिक विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। इन्होंने 8 चरणों में बांटा है, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है और प्रत्येक चरण में आने वाले संकट का सफल समाधान उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। क्या होता है? एरिक्सन के अनुसार है मनोसामाजिक विकास वह क्रमिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति क्या करता है? जीवन भर अपने विभिन्न चरणों में सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए संतुलन स्थापित करता है। बाल्यावस्था में कुछ और ही व्यक्ति का क्या होता है? आवश्यकता होती है। शेषवावस्था में कुछ और होता है, किशोरावस्था में कुछ और होता है और प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति की क्या होता है? आवश्यकता कुछ और होता है। तो इस सब में क्या करता है? व्यक्ति संतुलन स्थापित करता है और प्रत्येक चरण में आने वाले संकट का सफल समाधान उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है, उसके व्यक्तित्व को क्या करता है? निखारता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है तीसरा, सिद्धांत के मुख्य बिंदु। यहाँ पे हम लोग अब एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु में हम पहला देखते हैं। पहला है हमारे सामने 8 चरणों का विकास मॉडल। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या है? 8 चरणों का विकास सिद्धांत है जिसमें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक है। दूसरा है प्रत्येक चरण में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मनोभाव का संघर्ष होता है। क्या होता है? प्रत्येक चरण में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मनोभाव का क्या होता है? संघर्ष होता रहता है। और तीसरा है सकारात्मक समाधान से स्वस्थ व्यक्तित्व होता है और नकारात्मक समाधान से असुरक्षित या असंतुलन व्यक्तित्व सामने आता है। चौथा है विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का गहरा असर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकास पे क्या होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक का प्रभाव गहरा असर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है? अलग सामाजिक और अलग सांस्कृतिक से आता है, तो उसका उन पर क्या होता है? गहरा प्रभाव या असर रहता है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ गया चौथा पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरण। अब हम 8 चरण पढ़ने वाले हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक में 8 चरण में बांटा था, तो 8वां चरण हम लोग देखने वाले हैं। चरण संख्या, आयु अवधि, संकट, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम। यहाँ पे चरण संख्या, आयु भी दिया गया है, कितने से कितने साल के बीच में बांटा गया है, और साथ में सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम भी देखा गया है। तो पहला क्या है? शेषवावस्था। पहला है शेषवावस्था, जिसमें 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए है। विश्वास बनाम अविश्वास, सुरक्षा और भरोसा, भय और अविश्वास। इसमें क्या होता है? बच्चा 0 से 1 वर्ष के बीच अपने फैमिली के साथ ही विश्वास रखता है और सुरक्षा महसूस करता है। जैसे ही उसे अपने क्या करता है? अपने संवेग यानी कि इंद्रियों द्वारा वो अगर किसी अनजान व्यक्ति के पास जाता है तो रोना स्टार्ट कर देता है, उसे असुरक्षा महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है? वह विश्वास हुआ और अविश्वास, सुरक्षा और क्या करता है? असुरक्षा पर ही ध्यान देता है। दूसरा है प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन 1 से 3 वर्ष के बीच। स्वस्थता बनाम शर्म और संदेह, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम। इसमें क्या होता है? बच्चा खुद से कुछ काम करने लगता है, उसमें शर्म आने लगता है, कुछ संदेह होने लगता है, उसमें कुछ आत्मनिर्भरता आने लगता है। तीसरा है पूर्व विद्यालय, 3 से 6 वर्ष। इसमें क्या करता है? बच्चा
प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, इसमें पूर्व विद्यालय, बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है। इसमें क्या होता है, अवरोध क्या, नेतृत्व क्षमता, अपराध बोध और हिचकिचाहट। इसमें क्या होता है, अपराध बोध होता है, बच्चा इसमें क्या कर सकता है, इसमें गलत तरीके से वो बिहेव कर सकता है, गलत आदतों को सीख सकता है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट क्या होगा, अगर गलत होगा तो वो गलत चीज़ों को क्या करेगा, अनुकरण करेगा। इसमें इस अवस्था में क्या है, बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीख सकता है। इसमें अपराध बोधक, नेतृत्व क्षमता या अपराध बोध और हिचकिचाहट भी होता है। इसमें नए लोगों से मिलता है तो थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होता है, इसमें शर्म भी आती है, पर लेकिन इसमें क्या होता है, सीखने की, अनुकरण करने की क्षमता क्या होती है, बच्चों में बहुत अधिक होती है। इसलिए अगर उनको सही इन्वायरमेंट, सही पालन पोषण नहीं मिला तो क्या होगा, बच्चा अपराध की ओर भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गलत आदतें, अपराध का मतलब है यहाँ पे गलत आदतें सीख सकता है। तो चौथा है विद्यालय आयु, यहाँ पे 6 से 12 वर्ष विद्यालय आयु में बांटा गया है। उद्योग बनाम हीनता कौशल और दक्षताहीनता भावना, इसमें क्या हो सकता है, बच्चा अगर किसी भी चीज़ में पीछे तो उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो सकता है, और किसी से किसी चीज़ के तौर तरीके में अगर उसमें दक्षता है तो वो अपने आप को उच्च मानेगा, और किसी से उसे अगर किसी भी विभाग में पढ़ने या मैथ में या किसी भी क्लास में मार्क्स लाने में तो उसे क्या होगा, हीनता कौशल और हीन भावना पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु तक। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आत्म पहचान भ्रम और अस्थिरता, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आइडेंटिटी, बच्चे को पहचान बनाने की भूमिका उस पर सवार हो जाती है। किशोरावस्था में आत्म पहचान बनाना चाहता है, वो अपना नाम खुद से रखना चाहता है, अपना खुद का पहचान बनाना चाहता है, उनके अंदर क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट है युवा वयस्क, युवा वयस्क जिसमें 18 से 40 वर्ष के लोग आते हैं। निकटता बनाम एकाकीपन, प्रेम और मित्रता अकेलापन, इसमें क्या होता है, या तो अकेला रहना पसंद करेंगी या अपने नायक नायिकाओं के साथ रहना पसंद करेंगी या अपने दोस्त बनाना पसंद करेंगी। इसमें एकाकीपन भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, मित्रता भी हो सकती है और अकेलापन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वां है मध्य वयस्क, जो कि 40 से 65 वर्ष के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, सृजनशीलता बनाम ठहराव, योगदान और रचनात्मकता, ठहराव और उदासीनता हो जाती है। ये लास्ट नहीं है, एक और है हमारा, एक और होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 7वां पढ़ रहे थे मध्य वयस्क, जिसमें 40 से 65 वर्ष की होती है, जिसमें सृजनशीलता आ जाती है, ठहराव आ जाता है, योगदान और रचनात्मकता ठहराव आ जाती है और उदासीनता आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर ठहराव आ जाता है, योगदान करता है, रचनात्मकता यानी कि रचनात्मकता तरीके से उसके अंदर ठहराव आ जाता है, सृजनशीलता, वो निर्माण करने की, किसी भी चीज़ को निर्माण करने की उसमें शक्ति आ जाती है, वो समझदार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्या है, वृद्धावस्था, जो कि 65 वर्ष से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, अखंडता बनाम निराशा, जीवन से असंतोष, निराशा और पछतावा। क्या हो जाता है, इसमें वृद्धावस्था आ जाता है 65 वर्ष से अधिक के बीच में। इसमें अखंडता बनाम निराशा, जीवन से संतोष, निराशा और पछतावा। अगर हम लोग अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा काम किए रहते हैं तो इसमें संतोष आता है, अगर हम लोग कुछ गलत किए रहते हैं इसमें निराशा जीवन आता है, और साथ में पछतावा आता है कि अगर हम लोग ये नहीं किए होते तो क्या होता। तो इसी टाइम है, अगर आप लोग बीएड में एडमिशन लिए हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, निराशावाद में चले जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है पहला, आप थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं 8 टॉपिक को। तो पहला यहाँ पे आ गया शिशवावस्था। आप लोगों के सामने कौन सा पहला है, शिशवा अवस्था। तो शिशवा अवस्था में क्या है, शिशवा विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1 वर्ष के बीच। जैसा कि अभी हम लोग बताए हैं, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, अपने फैमिली के लोगों को पहचान जाता है। अगर उसे लगता है टच से कि अगर ये मेरे फैमिली के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन नहीं है, तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, क्योंकि अनजान व्यक्ति पर बच्चों का क्या होता है, विश्वास और अविश्वास, यही दोनों रहता है।
जानते तो वो अपने माता पिता को भी नहीं है, लेकिन उनके साथ धीरे धीरे रहते क्या होता है, उनके अंदर विश्वास आ जाता है और अनजान व्यक्ति को देखते ही वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास क्षमता आ जाती है। विवरण देखते हैं। इस चरण में शिशु अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह देखभाल करने वालों पर निर्भर रहते हैं। इस पर किस पर न रहते हैं, पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। सकारात्मक समाधान, यदि देखभाल समय पर और प्रेम पूर्वक होती है तो शिशु में विश्वास की भावना विकसित होती है। अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी अगर लगातार आकर उस बच्चे से प्रेम भाव करे तो क्या होता है, बच्चा उसके साथ घुलने मिलने लगता है, फिर वो अनजान व्यक्ति पर भी धीरे धीरे करके विश्वास रखते हैं। यहाँ पे सकारात्मक समाधान में क्या बताया जा रहा है, यदि देखभाल समय पर और प्रेम पूर्वक होती है तो शिशु में विश्वास की भावना विकसित होती है। नकारात्मक परिणाम में क्या हो जाता है, उपेक्षा या कठोर व्यवहार से अविश्वास और असुरक्षा पैदा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा प्रारंभिक बचपन। स्वस्थता बनाम शर्म और संदेह 1 से 3 वर्ष के बीच। इसमें क्या होता है, विवरण में बच्चा चलना, बोलना और स्वयं कार्य करना सीखता है। इसमें क्या सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, बोलना और स्वयं कार्य करना सीखता है। सकारात्मक समाधान क्या हो जाएगा, माता पिता का प्रोत्साहन आत्मनिर्भरता बढ़ावा देता है। और नकारात्मक परिणाम क्या हो जाएगा, अत्यधिक रोक टोक से शर्म और आत्मसंयम उत्पन्न होता है। बच्चे को क्या कीजिएगा, अधिक रोक टोक कीजिएगा। 1 से 3 साल के बच्चों में क्या होता है, उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। उसके अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होती है, हर चीज को छूना है, देखना है, करना है। अत्यधिक रोक टोक से शर्म और आत्मसंयम उत्पन्न होने लगता है। तो ये नकारात्मक, बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, आत्मनिर्भरता पर बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है, तीसरा है पूर्व विद्यालय। पहला बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के बीच। विवरण क्या है, बच्चा कल्पनाशील गतिविधियों में भाग लेता है और नए विचारों की पहल करता है। इसमें क्या करता है, बच्चा कल्पनाशील गतिविधियों में भाग लेता है और नए विचारों की पहल करता है। बच्चा को इसमें आप देखिएगा, वो अपने गुड़ियों के साथ है, अपने गन के साथ, अपने किसी भी खिलौने के साथ खेलेगा और बातें करता रहेगा। जैसे कि गाड़ी लेके खेलेगा, बोलेगा कि ये गया मेरा गाड़ी, ऐसे करके वो आपस में ही बात करता रहता है। यानी कि बच्चा के अंदर क्या होता है, कल्पनाशील गतिविधियां उत्पन्न होने लगती है, नए विचारों की पहल करता है। सकारात्मक समाधान क्या हो जाएगा, पहला समर्थन करने से नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है, पहल और समर्थन करने से क्या होता है, नेतृत्व और आत्मविश्वास बच्चे के अंदर बढ़ती है। दूसरा क्या है, नकारात्मक परिणाम क्या हो जाता है, पहल को दबाने से अपराध बोध और हिचकिचाहट उत्पन्न होती है। बच्चों को क्या है, पहल को दबाने से क्या होगा, अपराध, बच्चे के अंदर गुस्सा भरने लगेगा, उसे जो चीज़ पसंद आएगा अगर आप लोग उससे रोक टोक कीजिएगा तो बच्चे के अंदर अपराध बोध और हिचकिचाहट आती है। वो डरने लगता है, ये काम करे कि नहीं करे, अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, डांट पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है विद्यालयी आयु। उद्योग बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष के बीच में। विवरण है क्या है, बच्चा पढ़ाई, खेल और अन्य कौशलों में दक्षता प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है, 6 से 12 वर्ष के बीच बच्चा पढ़ाई करता है, अच्छा खेल और अन्य कौशलों में दक्षता प्राप्त करता है। सकारात्मक समाधान क्या है, सफलता पर सराहना से उद्योगशीलता और आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर बच्चा कुछ भी अच्छा चीज़ करता है तो उसे क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, उससे बच्चा उससे भी आगे और अच्छे से क्या बेहतर करेगा, आत्मसम्मान उसका बढ़ेगा। और नकारात्मक परिणाम क्या हो जाएगा, लगातार असफलता से हीन भावना जन्म लेती है। अगर वो किसी चीज़ में असफल होने लगता है तो क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। ये नहीं होना चाहिए बच्चों में। आगे देखते हैं, 5वां टॉपिक क्या है, किशोरावस्था। पहचान बनाम भूमिका भ्रम 12 से 18 वर्ष के बीच। विवरण क्या है, यह चरण आत्म पहचान और जीवन के लक्ष्यों की खोज करता है। बच्चा इसमें क्या करता है, आत्म पहचान बनाने की कोशिश करता है, जीवन के लक्ष्य, उनका जीवन का एम क्या है वो डिसाइड करने लगते हैं। हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बीएड करना है, डीएड करना है, या फिर हमें इंजीनियरिंग करना है। क्या करता है, बच्चा अपने लक्ष्य की खोज करने लगता है। सकारात्मक समाधान क्या हो जाएगा, स्पष्ट पहचान से जीवन में स्थिरता आती है। जैसे कि अगर हम लोग क्लियर अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसमें स्थिरता आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने बीए के बाद सीधा डिसाइड किया कि हमें बीएड करना है, और साथ में बीएड करने के बाद आप लोगों ने वाईटी पर आकर सर्च किया कि हमें क्लास कैसे करना है, तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्लास दीपा एकेडमी से करनी है। दीपा एकेडमी से, दीपा मैम से जुड़कर हमें बीएड की अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि हम लोग 90% मार्क्स अपने बीएड में ला सके। उसके बाद सीटेट की तैयारी भी दीपा एकेडमी से मिलकर करें, और उसके बाद हम बीपीएससी की तैयारी भी करें, और एक अच्छे टीचर बनकर हम लोग समाज में अपना योगदान दें। नकारात्मक परिणाम क्या हो जाएगा, भूमिका भ्रम से दिशा की कमी और क्या होगा, असमंजस पैदा होगा।
अगर भूमिका भ्रम में हुआ, अगर बच्चे को सही दिशा नहीं मिला, मार्गदर्शन नहीं मिला तो क्या होगा, दिशा की कमी हो जाएगी, बच्चे के अंदर असमंजस हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में सबसे माता पिता को अच्छे मार्गदर्शन करना चाहिए, दोस्तों की तरह समझाना चाहिए, टीचर को एक क्या करना चाहिए, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए, ताकि बच्चे उनके करना बच्चों को ही है, लेकिन एक टीचर और माता पिता को एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर, ताकि उनको सही और गलत में बता सके और उनको सही रास्ता चुनने में उनकी मदद कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक हमारा 6 है युवा वयस्क। इसमें क्या होता है, निकटता बनाम एकाकीपन 18 से 40 वर्ष के बीच में। इसमें विवरण क्या है, व्यक्ति घनिष्ठ संबंध और जीवन साथी की खोज करता है। इसमें क्या करता है, घनिष्ठ यानी कि बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, नायकों को क्या चाहिए, नायक चाहिए, और नायक को क्या चाहिए, नायिका चाहिए, अपनी जीवन साथी की खोज में लगे रहते हैं। आप लोगों ने भी कितने लोग 18 से 40 के बीच में होंगे, तो आप लोगों को भी नायक और नायिका होंगे। सकारात्मक समाधान क्या हो जाएगा, सच्चे रिश्ते भावनात्मक संतुलन देते हैं। बच्चे सकारात्मक समाधान क्या होगा, अगर उनके नायक अच्छे हैं और उनकी नायिका अच्छी है तो क्या होगा, सच्चे रिश्ते में अगर वो होंगे तो भावनात्मक संतुलन देगा। और नकारात्मक परिणाम हो जाएगा, असफल रिश्ते अकेलेपन और अलगाव की ओर ले जाएगा। अगर आपको नायक और नायिका मिल गई सोनम और मुस्कान की तरह, तो फिर क्या होगा, अलगाव की ओर हो जाइएगा, आपके असफल रिश्ते अकेलापन और अलगाव की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको जोक की तरह लीजिएगा, जस्ट किडिंग, आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है। किसी भी रिश्ते में कोई भी दोस्त हो या फिर आप लोगों की नायक हो या नायिका हो, अगर आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड हो, वो पढ़ रहा है, अगर आपको बोले कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा, वो दोस्त नहीं, वो सांप है। तो ऐसे दोस्तों से भी बच के रहना चाहिए। और रिजल्ट के टाइम पता चला कि उसका बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स है, तो ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, ऐसे सांप होते हैं। तो ऐसे सांपों से क्या करके बच के रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य वयस्क। मध्य वयस्क में क्या है, सृजनशीलता बनाम ठहराव, जो कि 40 से 65 वर्ष के बीच में होता है। विवरण, यदि व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए योगदान देना चाहता है, क्या हो जाता है इसमें, व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए योगदान देना चाहता है, सामाजिक भावना आ जाती है उसमें, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अपने व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए क्या करना है, वो कुछ करना चाहता है। सकारात्मक समाधान क्या हो जाएगा, कार्य और परिवार में योगदान से सृजनशीलता बढ़ती है। कार्य और परिवार में योगदान से क्या होता है, सृजनशीलता बढ़ती है। नकारात्मक परिणाम हो जाएगा, निष्क्रियता से ठहराव और उदासीनता आती है। अगर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ठहराव आ जाएगा और उदासीनता आ जाएगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है, ये लास्ट है, 8वां है वृद्धावस्था। क्या है, अखंडता बनाम निराशा। ये भी हम लोग 7वां पढ़े हैं, ये 8वां है, अखंडता बनाम निराशा, जो कि 65 वर्ष से अधिक से होता है। इसमें क्या है, विवरण में व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति सब कुछ कर चुका होता है, उनको लास्ट कब्र में जाने का उनका टाइम आ गया रहता है, तो वो 65 साल से ऊपर में, 65 और 70 साल के बीच में अब लास्ट, अभी के टाइम में ये लास्ट है टाइम होता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, पूरे जीवन में जो क्या किए उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है, असेसमेंट करता है कि हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। तो सकारात्मक समाधान, संतोषजनक जीवन से अखंडता और मानसिक शांति आती है। अगर उनको लगता है कि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो उनके अंदर क्या आएगा, संतोषजनक जीवन से अखंडता और मानसिक शांति आती है। नकारात्मक परिणाम में क्या हो जाएगा, असंतोष से निराशा और पछतावा उत्पन्न होगी। अगर उन्होंने जीवन में अच्छा नहीं किया होगा तो वही पछताएंगे कि इस टाइम अगर हम लोग ये किए होते तो ऐसा होता, ये किए होते तो वैसा होता। तो यही सोच के निराशा होगा, उनके अंदर असंतोषजनक पैदा होगा। तो इसलिए आप लोगों को भी पछताना ना पड़े। बीएड में एडमिशन करानी है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि बीएड में ही आप लोगों को इतना टॉपिक बढ़ा दिया जाएगा कि सीटेट में आप लोगों को आधा पढ़ना पड़ेगा। तो बीएड में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सीटेट में आप लोगों को बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। सीटेट निकालने के बाद सीधा आप लोग बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, और बीएड करते हुए ही आप लोगों को सीटेट निकाल लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट में एरिक्सन सिद्धांत की विशेषता।
एरिक्सन सिद्धांत मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की हम लोग विशेषता पढ़ते हैं। इसमें क्या पहला विशेषता क्या है, यह सिद्धांत जीवन पर्यंत विकास पर जोर देता है, यानी कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्व देता है। इसमें बच्चों अपने समाज में जैसे कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, क्योंकि हर धर्म के लोगों का उनका सांस्कृतिक अलग होता है, तो उन क्या होता है, उनके महत्व होता है। प्रत्येक चरण में सकारात्मक परिणाम व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि उनकी व्यक्तित्व को निखारता है। और शिक्षा परामर्श और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग है। शिक्षा परामर्श और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में क्या है, इसका व्यापक उपयोग है। नेक्स्ट देखते हैं, छठा पॉइंट में क्या है, शिक्षा में एरिक्सन सिद्धांत का महत्व। वहाँ पे हम लोग विशेषता पढ़े, अब हम लोग क्या महत्व पढ़ते हैं। महत्व क्या है, शिक्षा बच्चों की मनोसामाजिक जरूरतों को समझकर शिक्षण कर सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक आयु वर्ग के अनुसार उपयुक्त गतिविधियाँ और अपेक्षाएं तय की जा सकती है। हीन भावना, अपराध बोध या भूमिका भ्रम से बचाव हेतु सकारात्मक माहौल तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास छोड़ने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। हर एग्जाम के हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है, ये कंपलसरी है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर काट लिया जाएगा एग्जाम में। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, एरिक्सन का सामाजिक विकास सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व का निर्माण केवल जैविक या बाल अवस्था के अनुभवों पर आधारित नहीं है। इससे क्या समझ में आया, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व का निर्माण केवल जैविक या बाल अवस्था के अनुभवों पर नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी चरणों में सामाजिक अनुभवों और चुनौतियों के से आकार लाता है। प्रत्येक चरण में आने वाले संकट सकारात्मक समाधान व्यक्ति को आत्मविश्वासी, संतुलित और समाजोपयोगी बनाता है, जबकि हम नकारात्मक समाधान असंतुलन और असंतोष का कारण बन सकता है। इस सिद्धांत का महत्व शिक्षा, परामर्श, बाल विकास और वृद्धावस्था देखभाल एक तक फैला हुआ है। इसलिए जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति की मनोसामाजिक आवश्यकताओं को समझना और उनका उचित समाधान करना और समाज और व्यक्तित्व विकास दोनों के लिए आवश्यक है। इससे क्या होता है, इसमें हम लोग मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से बच्चे को बाल्यावस्था ही नहीं, शिशुअवस्था से लेकर हम लोग वृद्धावस्था तक कैसे क्या करना है हम लोग इससे समझ सकते हैं। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। बाल विकास और वृद्धावस्था का देखभाल में इसको हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये बहुत ही महत्व होने वाला है शिक्षा के रूप में। जब बच्चा पढ़ेगा तो उसी टाइम इसको मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से हम लोग क्या कर सकते हैं, उम्र के तौर तरीके से उनको समझा सकते हैं कि इस उम्र में ये करना चाहिए और ये इस उम्र में ये करना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में आप लोगों को निराशाजनक नहीं हो और आपके अंदर असंतोषजनक हीन भावना भी पैदा ना हो और असंतोषजनक भावना भी उत्पन्न न हो। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कोर्स 1 के यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 पढ़ेंगे, कल से हमारा यूनिट ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से एक बार अच्छे से देख लीजिए। और जिनको भी नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मैसेज करें और 49 रुपीज़ पे करें और उसके बाद उनको टेलीग्राम इनका एक ग्रुप बनाकर उनको ऐड किया जाएगा और फिर उनको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको सिर्फ C1 का नहीं C6 तक मिलेगा। C12 से C6 तक यूनिट वाइज टोटल का टोटल आप लोगों को क्या है, PDF मिलेगा। साथ में हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में आप लोगों को पेडागोजी जो कि मेथड सब्जेक्ट है उसका भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। उसका क्लास लेना संभव नहीं है क्योंकि हर किसी का पेडागोजी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।